हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग हिस्ट्री का पढ़ रहे थे, चैप्टर 5। कौन सा पढ़ रहे थे? चैप्टर 5। और चैप्टर 5 का यात्रियों के नजरिए से जो चैप्टर है उसका पार्ट 1 कर लिए थे, यानी 25 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 25 कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 26 से आगे। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जॉन बैप्टिस्ट ट्रैवनियर किस देश से भारत आया था? एक थे वर्नियर, एक है ट्रैवनियर। तो ये किस देश से भारत आया था? तो टर्मिनेटर जो था ये था फ्रांसीसी। कौन था ये फ्रांसीसी था। फ्रांस से आया था। क्यों आया था? तो ये एक व्यापारी था। क्या चीज का व्यापार करता था? तो ये जौहरी था। और ये लगभग लगभग भारत में 6 बार यात्रा किया है टर्मिनेटर। लगभग इसने 6 बार भारत की यात्रा की। ठीक है। कहाँ का था? फ्रांस का था। कब आया था ये आया था 17वीं शताब्दी में। सही। चलिए, थोड़ा सा जो है ना, आप लोग एक क्वेश्चन के साथ साथ और जो उस टॉपिक से रिलेटेड चीजों है उस पर भी ध्यान दीजिए, ताकि बहुत सारे, अगर पूछ दिया टर्मिनियर क्या चीज का व्यापारी था, तो ये एक जौहरी था। कितने बार भारत की यात्रा की? 6 बार किया। कब आया? 17वीं शताब्दी में आया। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसवा वर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? कल भी इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। सभी को गुड इवनिंग। बताइए कब आया था ये? अलाउद्दीन शाह, अकबर, जहांगीर। तो फ्रांसो वर्नियर जो है ना, एक चिकित्सक के रूप में आया था। ये आया था मेनली शाहजहां के शासनकाल में। इनके बेटे जो थे, बड़े बेटे दारा शिकोह, तो इसके चिकित्सक के रूप में भारत आया था। इसके चिकित्सक के रूप में भारत आया था। लेकिन हुआ क्या था ना, कि ये अंतिम समय में आया था इसके शासनकाल के। ठीक है। ये इसके अंतिम समय में आया था, लगभग 1656 में। तो इसका शाहजहां की मृत्यु के बाद
ज्यादातर जो ये शासन किसके साथ मतलब रहा, किस कौन से शासक के साथ? तो ये औरंगजेब के साथ ही ज्यादा अपना समय बिताया है। ठीक है। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा थी? कहां से चला था मार्को पोलो? मार्को पोलो चला कहां से था? तो मार्को पोलो ये था ना, इटली का था। इटली में भी कहाँ का? वेनिस का। ठीक है। और ये लगभग 13वीं शताब्दी में, ये 13वीं शताब्दी में वेनिस यानी इटली से चल के एशिया की यात्रा करता है, और एशिया की यात्रा में भारत और चीन की यात्रा करता है। 13वीं शताब्दी में एशिया की यात्रा। ठीक है, इसमें भारत और चीन की यात्रा करता है ये। किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पे अतुलनीय अतुलनीय बताया? बताइए आप लोग। किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पे अतुलनीय बताया कि इसके जैसा कुछ हो ही नहीं सकता? तो देखिए, फ्रांसवा वर्नियर, फ्रांसवा वर्नियर। ये 1656 में आया था। तो शाहजहां की मृत्यु के बाद जो औरंगजेब जब गद्दी पे बैठता है, तो इस 1665 में औरंगजेब के साथ 1665 में औरंगजेब के साथ ही यात्रा करता है कश्मीर का। ठीक है। उसी में जब वो कश्मीर की वादियों को देखता है ना, तो उसका पूरा मन विभोर हो जाता है। पूरा बिल्कुल, कि ये तो अतुलनीय है। तो उसी ने अतुलनीय बताया। तो किसके साथ ये यात्रा करता है? औरंगजेब के पास साथ। औरंगजेब के साथ कश्मीर का यात्रा करता है। तब यहाँ के वादियों को देख करके इसे लगता है हाँ क्या चीज है। तो इसी को ये अतुलनीय बताया था। कौन बताया था? वर्नियर। घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन? घुमक्कड़ शास्त्र। तो इसने किसके ऊपर लिखा होगा किसी ने भी? आप लोगों को नाम सुने होंगे घुमक्कड़ लोग। तो उनके जीवन पे, जो घुमंतू लोग होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह रहते हैं, और रह करके अपना कुछ समय तक यहाँ रहे, कुछ समय यहाँ रह लिए, अपनी सारी चीज को एक साथ लेकर चलते हैं, उनको क्या बोला जाता है? यायावर। यायावर जाति के जो लोग होते थे, इनको इन्होंने महाघुमक्कड़ माना, कि इनसे ज्यादा कोई नहीं घूम सकता। क्या माना इनको? महाघुमक्कड़। कि यात्रा तो सब लोग करते हैं, लेकिन यायावर जाति जो है इससे ज्यादा कोई यात्रा नहीं करते। और एक बहुत बड़े पंडित थे, जाने माने पंडित थे, राहुल
सांकृत्यायन, इन्होंने इसी के ऊपर लिख दिया बुक घुमक्कड़ शास्त्र। क्या बुक लिखा? घुमक्कड़ शास्त्र। अगला बताइए। किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? तो देखिए, हीरो की खानों में जो रुचि थी वो था टर्नियर को। इसने ही 6 बार भारत की यात्रा की थी और गोलकुंडा में, गोलकुंडा में हीरे के खदानों में इनके काफी रुचि थी। हीरे की खदानों में इनको काफी रुचि थी। तो कई बार गोलकुंडा में ये यात्रा की है, कई बार गोलकुंडा आए गए, क्योंकि ये एक जौहरी भी थे। कोहिनूर का जो नाम सुने हो, तो कोहिनूर की फिराक में ये काफी दिन लगे रहे थे। चलिए, कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? तो दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में कौन विदेशी यात्री आया था? ये वर्नियर ही था ना, 1656 में आया था। दारा सिकोह का इलाज करने। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज। तो मार्को पोलो को यात्रियों का सरताज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का सरताज कहा जाता है, या इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। किसको? मार्को पोलो को। कहां से आया था ये? इटली से। इटली में भी वेनिस से। कहाँ की यात्रा पे आया था? एशिया की यात्रा पे। प्रमुख देश एशिया का चीन और भारत ये घूमा। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृतांत है? तहकीक हिंद बताइए। अक्सर लोग भूल जाते हैं, तहकीक हिंद को किताब उल हिंद बोलते हैं। कि, किताब उल हिंद, या इसी को बोलते हैं भारत की खोज। भारत की खोज। तो किताब उल हिंद किसने लिखा था? किताब उल हिंद लिखा था अल बिरूनी। कौन लिखा था? अल बिरूनी। तो तहकीक हिंद, किताब उल हिंद, भारत की खोज, कुछ भी रहे तो कौन होगा सही आंसर? अल बिरूनी। क्या लिखा था इसमें? 80 अध्याय का ये बुक, हर क्वेश्चन को प्रश्नों के साथ शुरू, प्रश्नों के साथ खत्म, मतलब प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म। हर चीज में, अध्याय में अलग अलग संस्कृति, शिक्षा, समाज, रीति रिवाज के बारे में वर्णन।
कौन लिखा था? अल-बुरूनी। किसके साथ ये भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। कहाँ से आया था? ख्वारिज्म से। ख्वारिज्म वर्तमान में कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है। मेगास्थनीज कौन था? यात्री, व्यापारी, राजदूत, गुलाम। मेगास्थनीज। बताइए। तो ये सम्मानित व्यक्ति था, ये एक सम्मानित व्यक्ति था, मतलब राजदूत था। किसका? सेलुकस निकेटर का। सेलुकस निकेटर का राजदूत बनाकर इसे भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था राजदूत बना के? तो मौर्य साम्राज्य में। कौन वहां पे थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे वहां पे? किसके शासनकाल में आया था ये? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और फिर ये इसी के दरबार में रह गया और काफी दिन तक रह गया। और इसने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका, जिसमें इसने मौर्य साम्राज्य के सारे एक सामाजिक स्थिति और कैसे ये साम्राज्य चला रहा था चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब के बारे में अपने बुक इंडिका में लिखा है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये प्रश्न थोड़ा सा रिपीटेड है, कल भी ये प्रश्न हुआ था। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। मतलब ये कौन से वंश से था? गुलाम वंश से। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने ही कुतुब मीनार का कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत किया था। और इसको समाप्त कौन किया था? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत इसने किया था और इल्तुतमिश ने पूरा किया। क्योंकि इसने पूरा नहीं कर पाया था, इससे पहले इसकी मृत्यु हो जाती थी। मतलब मृत्यु हो जाती है जिसकी वजह पूरा नहीं किया। तो अगर गुलाम वंश का स्थापना या दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई कब थी? तो ये हुआ था 1206 ईस्वी में। ठीक है। पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? पद्मिनी या पद्मनी? पद्मावत मूवी देखे होंगे आप लोग। राजा रतन सिंह की पत्नी। तो देखिए, पद्मिनी मेनली चित्तौड़गढ़ की रानी थी। राजा रतन सिंह की महारानी। लेकिन ऑप्शन के अनुसार से इसमें आ जाएगा रणथौड़, वही रणथंभौर सही आंसर आ जाएगा क्योंकि वहीं पे था।
पद्मावत वाली मूवी जो अलाउद्दीन खिलजी के मतलब आक्रोश से, उनके आक्रोश से इसने जब आक्रमण कर दिया था, तब इसने अपने आप को जला लिया था। याद होगा आप लोग को। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा, मानसिंह तोमर, हम्मीर देव, मालदेव। चित्तौड़ का विजय स्तंभ। बताइए जल्दी इसका। तो देखिए, इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किस खुशी में करवाया? कोई भी विजय स्मारक या विजय स्तंभ कब बनाया जाता है? जब कोई राज्य जीतता है या कुछ जीत होती है, जब कोई खुशी होती है। तो राणा कुंभा ने 1448 में गुजरात क्षेत्र पे, और गुजरात के साथ साथ मालवा, ये दोनों क्षेत्र पे, गुजरात और मालवा की सेनाओं पे विजय प्राप्त किया था। कि सेनाओं पर विजय प्राप्त किया था। तो इसी के उपलक्ष्य में इसने, राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किया था। ठीक है। चलिए, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था अलाई दरवाजा? अलाई दरवाजा, तो इसका करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जब 1206 में सल्तनत का स्थापना हुआ, दिल्ली सल्तनत का, तो धीरे धीरे काल आगे बढ़ा। धीरे धीरे काल आगे आगे बढ़ने, जैसे इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया बनाने का, मतलब दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने के बाद कुतुब मीनार बनाना शुरू किया, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम पूरा किया। तो कुतुब मीनार का काम जब पूरा किया, तो धीरे धीरे और शासक लोग आए। तो उसके बाद आता है 1331 ईस्वी के आसपास में अलाउद्दीन खिलजी। 1331 ईस्वी में कुतुब मीनार के अंदर स्थित एक अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। डन। चलिए, पहली बाग, दाग और चेहरा पर रम किया गया, क्या है ये? पहली बार, दाग और बाग, या दाग और पहली। ये प्रश्न थोड़ा सा उल्टा सा है। ठीक है। पहली बार दाग और चेहरा पर रम किया था किसने? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग और बाग, पहली बार दाग और चेहरा। बताइए। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी ने ही। दाग और चेहरा का मतलब क्या था ना, कि इसकी सेना में ना बहुत मतलब क्या कर सकते हैं, एक तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा था। तो ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, इसकी सेना के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसको
रोकने के लिए इसने शुरू किया दाग और बाग, जहां पे घोड़े को दागता था और जो है सैनिक, जो उस घोड़े के सवारी हैं, जो इसके सैन्य लोग हैं, उसके चेहरे का एक चित्र बनवा के रखता था। ठीक है। तो मतलब उसका हुलिया कैसा दिखता है, मोटा है, लंबा है, थोड़ा बहुत कुछ आके, जैसे आज तो फोटो स्कैन बायोमेट्रिक सब कुछ है, तब तो इतना था नहीं, तो भाई कुछ उसका हुलिया रखो। तो दाग और चेहरा का शुरुआत जो किया था, लोहे से दागने की जो प्रथा थी घोड़े की, ये इसी के समय शुरू हुआ था। दाग और चेहरा, अलाउद्दीन खिलजी के समय। किस लिए? तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। ठीक है। दाग और चेहरा। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस। तो ये थोड़ा सा इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस यात्राओं का चल रहा है, तो सभी यात्रियों का नजरिए लगभग लगभग, नजरिए तो नहीं, मुख्य रूप से जो पढ़ना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे प्रश्न आते ही रहेंगे। तो कैप्टन हॉकिंस जो चला था, वो अकबर के लिए चला था, लेकिन जब ये पहुंचा किसके दरबार में, जब पहुंचता है वो, तो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। फरमान लेके ये अकबर के लिए चलता है। कहां से? ब्रिटेन से। कौन उस समय था शासक? जेम्स प्रथम। ठीक है। तो जेम्स फर्स्ट का ये पत्र लेकर यहां जब चलता है और ये पहुंचता है जहांगीर के दरबार में, कब पहुंचता है? 1608 ईस्वी में। क्या चीज लेकर के? पत्र लेके। किसका पत्र? जेम्स प्रथम का। जेम्स प्रथम का पत्र लेके पहुंचता है। चला था अकबर के दरबार से, लेकिन जब वो पहुंचा 1608 में, तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचा था? तो जहांगीर के दरबार में। ठीक है। और जहांगीर इससे इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, या इसे खान का उपाधि दे दिया, इंग्लिश खान। जहांगीर खुश होकर इसको क्या उपाधि दे देता है? इंग्लिश खान। इंग्लिश खान। निकोलो कॉन्टी किस शासक के कार्यकाल में आया था? निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी। तो देखिए, ये आया था देवराय प्रथम के समय। ये कहाँ आया था? तो विजयनगर में आया था। कहाँ आया था? विजयनगर में। उस समय देवराय प्रथम जो है, इसका शासन काल में इन्होंने आया था। देवराय प्रथम के शासन काल में। देवराय प्रथम मतलब विजयनगर पे शासक किसका था? तो संगम वंश का। तो संगम वंश का उस समय शासक कौन थे विजयनगर में? देवराय प्रथम। कहां से आया था ये निकोलो कॉन्टी? तो ये भी आया था इटली से ही। और इटली में कहाँ का था ये? वेनिस का, जहां का मार्को पोलो था। कब आया था? 1420-21 के बीच में। ठीक है। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? सबको पता होगा, यूनान का था ये। सिल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के भारत आया था मौर्य काल में। ठीक है। और कौन से दरबार में आया था? पाटलिपुत्रा के दरबार में।
अफनाफी निकेतन कौन था? अफनाफी निकेतन, बताइए। बताइए जल्दी इसको। तो ये एक था व्यापारी। अफनाफी निकेतन एक व्यापारी था। ठीक है। कहाँ का व्यापारी था? तो ये रूफ का था। कहाँ का व्यापारी था? रूफ का था। कहाँ आया था ये? तो बहमनी साम्राज्य में आया था। विजयनगर बहमनी है ना दक्षिण भारत में, बहमनी साम्राज्य में आया था। और विजयनगर बहमनी आपस में लड़ते रहते थे। कब आया था ये? तो ये आया था 1469 में। कब तक रहा? 72 तक। अपनाफी निकेतन फ्रांस, ये रूसी था ये। वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा था? 17 मई 1498, 17 मार्च 1498। तो ये तो जाहिर सी बात है कि यही दोनों में कोई होगा, तो मार्च में या मई में, ये बताइए। मार्च में पहुंचा था या मई में पहुंचा था? तो ये आया था 17 मई 1498 को भारत। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अभी ये प्रश्न देख चुके हैं। कैप्टन हॉकिंस का, तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। चला था अकबर के लिए लेकिन पहुंचा जहांगीर के लिए, जहांगीर के दरबार में। अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? अब्दुल रज्जाक, बताइए। तो 1498 में ये विजयनगर आया था। कौन? अब्दुल रज्जाक। ये विजयनगर का यात्रा करता है। किसका यात्रा करता है? विजयनगर का यात्रा। कब करता है? 1440 में। 1440 ईस्वी में। कहाँ का था? ईरानी था ये, ईरान का था। किसके यात्रा वृत्तांत से प्रेरित हुआ था? तो प्रेरणा जो इसको मिली थी इब्न बतूता का। तो इब्न बतूता का बुक से प्रेरित हुआ था। कौन सा बुक था इसका? रेहला, किताबुर रेहला। चलेगा? चलिए आगे प्रश्न देखें। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देख के कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? तो ये था इब्न बतूता। इब्न बतूता ही मूर्छित हो गया था। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने का मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया? तो ये बताया था वर्नियर ने, जिसमें एक छोटी सी अल्पवयस्क विधवा लड़की को चिता पे जबरदस्ती जलाया गया था सती प्रथा के रूप में। तो इसका वर्णन कौन किया था? वर्नियर ने। किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो किताब उर रहला में इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। मोहम्मद इंजूजिये ने गोरख मोरक्को के मुल्तान के कहने पे किसका यात्रा वृत्तांत लिखा?
बताइए। मोरक्को का मतलब है मोरक्को से है, ठीक है। तो मोरक्को के मुल्तान के कहने पे किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था? मोहम्मद इंजूजिए। तो मोरक्को से कौन आया था? इब्न बतूता ही आया था ना 1333 में। तो इब्न बतूता जब वहां गया तो बोलता गया, और वहां का शासक जो था मोरक्को का सुल्तान, उसके कहने पे इसने यात्रा वृत्तांत लिखा था पूरा। तो लिखा कौन था? मोहम्मद इंजूजिए। और बताया कौन था? बोलता कौन गया था? इब्न बतूता। तो यात्रा वृत्तांत के रूप में वो क्या प्रसिद्ध हुआ? रेहला। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया था? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार, ये देखिए मेनली ना मार्को पोलो को कहा गया था। एक ऑप्शन अटैक कर दीजिए यहाँ पे, मार्को पोलो। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्रियों ने किया? तो जो भी भारत के साथ, ये जो भारत आया था इन लोगों ने, तो इनको बहुत अलग अलग भाषाओं का दिक्कत होता था, क्योंकि अरबी भाषा का जानकारी था इनको। तो इसका जो वर्णन किया है कि हमें भाषाओं का बड़ा वर्णन मतलब दिक्कत होता था, कि जो लिखा हुआ है चीजों को, उसका अर्थ अनर्थ में बदल जाता था रिपीट करने के बाद। तो इसका वर्णन किया था अल-बुरूनी ने, कि भाई बहुत प्रॉब्लम हुई है कोई भी चीजों को बदलने में। और अगर गौर किया जाए तो इनकी भाषा में क्या क्या दिक्कतें आती थी। एक तो भाषा की बाधा थी ही। क्या क्या बाधा थी? एक तो भाषा की बाधा थी। और क्या बाधा थी? और क्या प्रॉब्लम था इनका? धार्मिक और दार्शनिक मतभेद। धार्मिक और दार्शनिक मतभेद। जैसे याद है कि कोई भी वस्तु की ऐसा मानता था कि कुछ चीज लोग मानते हैं कि अभी अपवित्र हो गया वस्तु, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ प्रक्रिया करने के बाद वो वस्तु शुद्ध हो जाता था। तो इसको अल-बुरैनी नहीं मानता था। तो धार्मिक और दार्शनिक मतभेद। और तीसरा जो सबसे बड़ा इसके साथ प्रॉब्लम था, ये था अभिमान। क्या था? भारतीयों का अभिमान। भारतीयों का अभिमान। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा गया था? मार्को पोलो को ही। मध्ययुगीन यात्रियों के सरदार। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है, उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ दिया था? तो वो था इब्न बतूता। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किताब उल हिंद अथवा तहकीके हिंद, ये हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, या भारत की खोज, या भारत की खोज? किसका यात्रा मिलता है, यात्रा वृत्तांत है? किताब उल हिंद किसने लिखा? अल-बिरूनी ने लिखा। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया? ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर, पटना। किसका वर्णन लगभग जितने यात्री लोगों ने किया है सबने किया है?
तो ये था ग्वालियर का किला। लगभग लगभग अपने किताबों में, या यात्रा वृत्तांत में सभी यात्रियों ने किया है। मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? मॉन्टेस्क्यू। बताइए किसके आधार पे, किसका यात्रा वृत्तांत पढ़ के उसको ऐसा लगा? तो वर्नियर का यात्रा वृत्तांत। इसने लिखा था कि भारतीय समाज में जो भारत की का जो जमीन है ना, उसका शासन राजाओं के पास है। भारतीय जमीन का शासन किसके पास है? राजाओं के पास। इससे कृषि में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो और इसका एक्सप्लेनेशन के रूप में उन्होंने आगे चल के मॉन्टेस्क्यू ने एक प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत दिया। कौन? मॉन्टेस्क्यू ने। कहाँ का था ये? फ्रांस का, फ्रांसीसी दार्शनिक था। तो आपका ये 5वां चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे छठे चैप्टर की तरफ, हिस्ट्री में। ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा था तो थोड़ा ये ज्यादा जरूरी था एक्सप्लेनेशन, है ना? बाकी आप लोग समझ सकते हैं। और कमेंट पे इधर ध्यान थोड़ा कम गया है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। गुड नाइट सभी को, बाय। ये आपका कंप्लीट हो गया 2 पार्ट में, मतलब चैप्टर 5। डन। चलिए बाय।